राधे राधे, नमस्कार, स्वागत है। चलिए, पिछली क्लास में हम लोग एक वीडियो आप लोगों को दिए थे। एक क्लास इसकी हो चुकी है। 200 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। 200 के आगे हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जो लोग इस क्लास को रेगुलर देखना चाहते हैं वो हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। उनके लिए कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ दिया गया है, 94 52 86 93 35। इस पर व्हाट्सअप या मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं। टॉपिक है हम लोगों का आदिकाल वन लाइनर, या हिंदी टीचर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से, वहाँ से भी हमारे बैच, विजेता बैच, ध्यान दीजिएगा, किसी और बैच में नहीं जुड़ना है। विजेता बैच में ही जुड़ना है। ठीक है, विजेता बैच में ही जुड़ना है। तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या हिंदी टीचर्स एकेडमी उमेश सर डाउनलोड कर लेंगे गूगल प्ले स्टोर से। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेंगे, आपको ये बैच दिखेगा, उसे आप बाय नाउ कर सकते हैं। ठीक है, तो आदिकाल वन लाइनर, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जहाँ से पिछली वीडियो में हम लोग छोड़े थे वहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 200 क्वेश्चन हो गया था। 201 नंबर का क्वेश्चन, आदिकाल साहित्य के निर्माण में राजपूत संस्कृति का कौन सा तत्व सबसे प्रभावशाली रहा? आदिकालीन साहित्य के निर्माण में राजपूत संस्कृति का कौन सा तत्व सबसे प्रभावशाली रहा? तो वो वीरता का तत्व है। ठीक है ना। वीर गाथा कालीन कवियों की जीविका का मुख्य आधार क्या था? राजाश्रय। राजाश्रय में रह करके और राजा की वीरता पूर्वक कविताएं लिखना, उनका गुणगान करना, यही जो है वीर गाथा कालीन कवियों की जीविका का मुख्य आधार था। आदिकालीन साहित्य में कीर्ति का क्या महत्व था? आदिकालीन साहित्य में कीर्ति का जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में इसको देखा जाता था। आदिकालीन साहित्य में कीर्ति, कीर्ति का मतलब होता है यश, गुणगान, प्रसिद्धि। तो इसको जो है जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में देखा जाता था। रासो साहित्य, रासो साहित्य में युद्धों का वर्णन प्रायः किस दृष्टिकोण से किया गया है? तो रासो साहित्य में युद्धों का वर्णन प्रायः नायक केंद्रित दृष्टिकोण से किया गया है। नायक केंद्रित, नायक को आधार बनाया गया है, नायक पर केंद्रित है पूरी साहित्य। आदिकाल का साहित्य, रासो साहित्य जो है नायक पर पूरी तरीके से केंद्रित है। आदिकालीन साहित्य में शौर्य के साथ किस गुण को विशेष महत्व दिया गया है? आदिकालीन साहित्य में शौर्य के साथ स्वामी भक्ति, स्वामी भक्ति का मतलब जिसके दरबार में आप रह रहे हैं वो आपका स्वामी है, उनकी भक्ति करना। ठीक है, उनकी क्या करना? भक्ति करना। तो ये गुण विशेष रहा है। वीरगाथा काव्य में नायक के चरित्र का कौन सा पक्ष सबसे अधिक उभारा गया है? तो वीरगाथा काव्य में नायक का पराक्रम वाला चरित्र सबसे ज्यादा उभारा गया है, वीरता वाला चरित्र, पराक्रम वाला। आदिकालीन साहित्य में क्षत्रिय आदर्श का मूल तत्व क्या था? आदिकालीन साहित्य में क्षत्रिय आदर्श का मूल तत्व रणभूमि में वीर गति प्राप्त करना। आदिकालीन साहित्य में जो क्षत्रिय आदर्श था, क्षत्रिय आदर्श का जो मूल तत्व था कि रणभूमि में ही वीरगति हो, ऐसे कहीं नहीं। यानी वो मानते थे कि रणभूमि में अगर मृत्यु हुई तो योद्धा सूरवीर के नाम से जाने जाएंगे और कभी कायर की दृष्टि से लोग हमें नहीं देखेंगे, हमें वीरता की नज़र से देखा जाएगा। ठीक है, तो अपने इतिहास में वो नाम अमर करने के चक्कर में जो है। ठीक है, आ जाइए आगे। रासो ग्रंथ में कवि स्वयं को किस रूप में प्रस्तुत करता है? तो रासो ग्रंथ में कवि जो है
अपने आप को प्रत्यक्षदर्शी या सहभागी के रूप में प्रस्तुत करता है। ऐसा लगता है मानो जहां युद्ध हो रहा था वहां वो उपस्थित था। ठीक है, प्रत्यक्षदर्शी या उस युद्ध में भाग ले रहा था, सहभागी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता है कवि। आदिकालीन साहित्य में युद्ध का वर्णन किस भाव को जागृत करने हेतु किया जाता था? तो कह रहा है कि किस भाव को, तो उत्साह को, वीर रस में उत्साह को, ठीक है ना, उत्साह वाले भाव को जगाने के लिए। ठीक है, युद्धों का वर्णन किस भाव से किया जाता था साहित्य में? तो उत्साह भाव को जगाने के लिए, ताकि सैनिकों में उत्साह भाग जगे। आगे है वीर गाथा साहित्य का श्रोता वर्ग। वीर गाथा साहित्य का श्रोता वर्ग मुख्यतः कौन था? तो वीर गाथा साहित्य में जो श्रोता था, जो इसको सुनने वाला था, वो राजपूत और सामंत वर्ग यानी राजपूत सामंत वर्ग थे, जो राज दरबार में बड़े बड़े लोग थे, सामंती लोग थे, राजपूत लोग थे। वही लोग जो है वीरगाथा साहित्य के श्रोता थे, क्योंकि आम जनता के बीच तो ये जाता ही नहीं था, ये तो बाद में पहुंचा। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? तो पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान का जो प्रतिद्वंदी था वो जयचंद था, और जयचंद की ही तो पुत्री थी संयोगिता। पृथ्वीराज रासो के अनुसार संयोगिता स्वयंवर का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कन्नौज में हुआ था। कहाँ हुआ था संयोगिता स्वयंवर का आयोजन? कन्नौज में। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज की कौन सी कला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज की शब्द भेदी बाण चलाने की जो कला है वो विशेष रूप से प्रसिद्ध है, शब्द भेदी बाण चलाने की कला। चंद्रबरदाई के अनुसार पृथ्वीराज चौहान का अंत किसके हाथों हुआ? तो चंद्रबरदाई के अनुसार मोहम्मद गोरी के हाथों पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई थी। ठीक है, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज और संयोगिता का प्रसंग किस रस का उदाहरण है? तो ये वाला जो प्रसंग है उस श्रृंगार रस का उदाहरण है। ठीक है, पृथ्वीराज और संयोगिता का जो प्रसंग है पृथ्वीराज रासो में, वो श्रृंगार रस का उदाहरण है। विशलदेव रासो का ऐतिहासिक महत्व किस कारण माना जाता है? चौहान वंश की जानकारी के कारण। ये चौहान वंश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, विशलदेव रासो। आगे है विशलदेव रासो में राजमती किस रूप में चित्रित है? राजमती आदर्श नायिका के रूप में चित्रित की गई है, आदर्श नायिका के रूप में। परमाल रासो का केंद्र कौन सा राज्य है? परमाल रासो का जो केंद्र है वो महोबा है। ठीक है, महोबा के दो वीर योद्धा थे, आल्हा और उदल। ठीक है, आल्हा और उदल किस जातीय समूह से संबंधित माने जाते हैं? बनाफर। ठीक है, बनाफर। ठीक है, बुंदेली की एक ये भाषा भी रही है, तो उन्हीं से ये माना जाता है। आलखंड में वीरता के साथ किस भावना का समन्वय है? आलखंड में वीरता के साथ भाईचारे की भावना का समन्वय है, भाईचारे। ठीक है, भाईचारा। खुमार रासो में किस शत्रु के विरुद्ध संघर्ष का वर्णन मिलता है? खुमार रासो में किस शत्रु के विरुद्ध संघर्ष का वर्णन मिलता है? तो खुमार रासो में विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध संघर्ष का वर्णन मिलता है। ठीक है ना, खुमार जो है विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लड़ता है। हमीर रासो में हमीर का मुख्य गुण क्या बताया गया है? हमीर रासो में हमीर का मुख्य गुण है अडिग और स्वाभिमान। अडिग स्वाभिमान, अपने स्वाभिमान पर अडिग रहना। रासो साहित्य में वर्णित युद्धों का उद्देश्य क्या था? रासो साहित्य में वर्णित युद्धों का उद्देश्य था राज्य विस्तार करना और प्रतिष्ठा कमाना। ठीक है, अपने आप अपनी प्रतिष्ठा जमाना ये भी था, और राज्य का विस्तार करना। रासो ग्रंथ में वंशावली का वर्णन क्यों मिलता है? रासो ग्रंथ में वंशावली का वर्णन क्यों मिलता है? कुल गौरव स्थापित करने के लिए, यानी अपने कुल का, राजा के कुल का गौरव स्थापित करने के लिए वंश परंपरा मिलती है।
ठीक है ना, जिसकी वंश परंपरा लिखी गई, उसके कुल को, उनके वंश को जो है गौरव प्रदान कराने के लिए ऐसा किया जाता था। ठीक है, आगे देखें। वीर गाथा साहित्य में मृत्यु को किस रूप में देखा गया है? वीर गाथा साहित्य में मृत्यु को गौरव के रूप में देखा गया है। ठीक है ना, क्योंकि कहा भी गया है कि कैसे उसकी पत्नी कहती है कि अगर मेरा पति जो है मैदान छोड़ करके, रण छोड़ करके भाग आता तो मैं अपनी सखियों में लज्जित होती, अच्छा हुआ वो वीर गति को प्राप्त हुआ। तो ये गौरव के रूप में देखा जाता था। सिद्ध साहित्य में महासुख की अवधारणा किससे संबंधित है? तो सिद्ध साहित्य में महासुख की अवधारणा जो है आध्यात्मिक अनुभूति से संबंध रखता है। आध्यात्मिक अनुभूति। सिद्ध कवियों ने ज्ञान का स्रोत किसे माना है? सिद्ध कवियों ने ज्ञान का स्रोत प्रत्यक्ष अनुभव को माना है। वो कह रहे हैं कि उनका कहना था कि आंखों से जो देखेंगे वही ज्ञान का स्रोत होगा, लिखी हुई चीज, पुरानी चीजें नहीं। सिद्ध साहित्य में सहज मार्ग का क्या अर्थ है? सिद्ध साहित्य में सहज मार्ग का अर्थ है स्वाभाविक साधना का मार्ग। स्वाभाविक साधना का मार्ग। सरहप्पा के दोहों में किस प्रकार की भाषा मिलती है? सरहप्पा के दोहों में लोकाभिमुख भाषा, लोकाभिमुख यानी लोगों की ओर अभिमुख, यानी लोगों की ओर जाने वाली भाषा, जो भाषा लोगों की ओर ले जाए, वही भाषा सरहप्पा के दोहों में मिलती है। सिद्ध कवियों ने बाहरी तीर्थयात्रा की अपेक्षा किस पर बल दिया? सिद्ध कवियों ने बाहरी तीर्थयात्रा के स्थान पर आंतरिक साधना पर बल दिया। आंतरिक साधना पर। लुइपा का संबंध किस क्षेत्र से माना जाता है? लुइपा का संबंध बंगाल से माना जाता है। बंगाल से। कणहप्पा की रचनाओं में किस प्रकार का रहस्यवाद मिलता है? यौगिक रहस्यवाद। कैसा रहस्यवाद? कणहप्पा की रचनाओं में यौगिक रहस्यवाद मिलता है। सिद्ध साहित्य में स्त्री को किस रूप में प्रतीकित किया गया है? सिद्ध साहित्य में स्त्री को साधना के प्रतीक रूप में देखा गया है। साधना के प्रतीक रूप में। सिद्ध कवियों ने समाज के किस बुराई का विरोध किया? जाति भेद का विरोध किया। सिद्ध साहित्य में गुरु की आवश्यकता क्यों मानी गई है? आत्मज्ञान के मार्गदर्शन के लिए, कि आत्मज्ञान के लिए गुरु ही मार्गदर्शन कराता है, इसलिए गुरु को आवश्यक माना गया है। नाथ संप्रदाय का दार्शनिक आधार किस पर टिका है? योग साधना पर टिका है। नाथ संप्रदाय का दार्शनिक आधार योग साधना। गोरखनाथ ने मानव शरीर को किस उपमा से जोड़ा है? गोरखनाथ ने मानव शरीर को साधना के क्षेत्र से जोड़ा है। नाथ साहित्य में अलख निरंजन का क्या अर्थ है? निराकार परमात्मा। अलख निरंजन यानी निराकार परमात्मा से। नाथ पंथ में मन को नियंत्रित करने का प्रमुख साधन क्या माना गया है? तो नाथ पंथ में मन को नियंत्रित करने के लिए योग की प्रक्रिया अपनाने की बात की गई है। ठीक है, योग साधना। गोरखनाथ की शिक्षाओं में आत्मसंयम का क्या महत्व है? गोरखनाथ की शिक्षाओं में आत्मसंयम का महत्व है आध्यात्मिक उन्नति का आधार, कि आध्यात्मिक उन्नति का आधार है आत्मसंयम। ठीक है ना, आत्मसंयम जो है आध्यात्मिक उन्नति का आधार है। नाथ साहित्य में सांसारिक मोह को किसका कारण माना गया है? बंधन को, बंधन का। ठीक है ना, सांसारिक मोह का मोह जो है बंधन का कारण है। ठीक है ना, बंधन का कारण है। आगे बढ़े। हिंदी टीचर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है और बैच, विजेता बैच से जुड़ना है। ठीक है। 242। गोरखनाथ के अनुसार सच्चा योगी कौन है? गोरखनाथ के अनुसार जिसने मन को जीत लिया वही सच्चा योगी है। जिसने
आत्म संयम बना लिया, जिसने मन को जीत लिया। नाथ साहित्य का प्रभाव किन संतों पर विशेष पड़ा है? तो संत कवियों पर, कबीर और दादू पर पड़ा है। कबीर और दादू पर पड़ा है, सबसे ज्यादा कबीर पर पड़ा है। नाथ कवियों ने किस भाषा का प्रयोग किया है? नाथ नाथ कवियों ने, चाहे सिद्धों ने, लोक भाषा का प्रयोग किया है, मतलब लोगों की जो उस समय की भाषा रही उसी का प्रयोग किया है। नाथ साहित्य में योग का अंतिम लक्ष्य क्या है? आत्म साक्षात्कार है। योग का अंतिम लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार, अपने आप का मूल्यांकन, ठीक है ना, अपने आप को देखना, अपना साक्षात्कार करना। जैन साहित्य में चरित्र काव्यों की परंपरा क्यों विकसित हुई? जैन साहित्य में चरित्र काव्यों की परंपरा क्यों विकसित हुई? तो आदर्श जीवन प्रस्तुत करने हेतु, आदर्श जीवन प्रस्तुत करने के लिए चरित्र काव्यों को लिखा गया। बड़े बड़े राजा महाराजा का चरित्र लिखा गया, उनके अच्छे व्यवहारों को लिखा गया, राम को लिखा गया, तमाम तीर्थंकरों को लिखा गया, ठीक है ना। तो चरित्र काव्य इसीलिए लिखे गए ताकि एक आदर्श जीवन को प्रस्तुत किया जाए लोगों के बीच। स्वयंभू की पौमचर्यू में राम को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो स्वयंभू के पौमचर्यू में राम को जैन धर्मानुयायी नायक के रूप में चित्रित किया गया है कि राम जो है जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन कवियों ने महाकाव्य कथाओं को किस दृष्टि से रूपांतरित किया है? तो धार्मिक दृष्टि से, ध्यान दीजिएगा, धार्मिक दृष्टि से। सभी महाकाव्यों को वो अपने धार्मिक दृष्टि से लिखते थे, धार्मिक धर्म को महत्व देने के लिए। पुष्पदंत की महापुराण में किन महापुरुषों का वर्णन मिलता है? तो ध्यान दीजिएगा, तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है, ठीक है, तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है। जैन साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जैन साहित्य का प्रमुख उद्देश्य था धर्म का प्रचार करना और चारों ओर नैतिकता फैलाना, ठीक है, तो धर्म और नैतिकता का प्रचार करना। जैन कवियों ने अहिंसा को किस रूप में प्रतिष्ठित किया है? जैन कवियों ने अहिंसा को सर्वोच्च धर्म के रूप में प्रतिष्ठित किया है। उनका जो सबसे उनका जो धर्म था, धर्म का जो सर्वोच्च गुण था वो था अहिंसा। अहिंसा, अहिंसा यानी हिंसा न करना, ठीक है, तो यही उनका सर्वोच्च धर्म था, यानी धर्म का सर्वोच्च रूप ये कह सकते हैं। जैन साहित्य में तपस्या का महत्व किस कारण है? तो मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग तपस्या करते थे। कह रहा है जैन साहित्य में तपस्या क्यों किया जाता था, तपस्या का क्या महत्व था? तो मोक्ष को प्राप्त होना, ठीक है ना, मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग तपस्या करते थे। जैन साहित्य की भाषा में कौन सा गुण प्रमुख है? जैन साहित्य की भाषा में सरलता गुण कौन सा है? सरलता का गुण है, सरल भाषा है। जैन साहित्य में संसार को किस रूप में देखा गया है? जैन साहित्य में संसार को असार और क्षणभंगुर के रूप में देखा गया है, ठीक है। असार, असार का मतलब कि संसार में कोई सार नहीं है, सार तो मौजूद नहीं है, और ये संसार क्षणभंगुर है, ठीक है ना, इस रूप में देखा गया है। 255 जैन काव्य में विरक्ति का भाव क्यों मिलता है? जैन काव्य में विरक्ति का भाव सांसारिक मोह से मुक्ति के लिए मिलता है। सांसारिक मोह से मुक्ति के लिए जैन काव्य में विरक्ति का भाव क्यों मिलता है? तो सांसारिक मोह से मुक्ति के लिए। आदिकालीन साहित्य में युद्ध घोषों का वर्णन किस उद्देश्य से किया जाता था? युद्ध घोषों का वर्णन किस उद्देश्य से किया जाता था? उत्साह उत्पन्न कराने के लिए, उत्साह वर्धन कराने के लिए, सैनिकों को जो है उत्साह बढ़ाने के लिए। वीरगाथा साहित्य में हथियारों का वर्णन किसका प्रतीक है? सैन्य शक्ति का प्रतीक है। हथियारों का वर्णन क्यों किया जाता है? घोड़ों का वर्णन क्यों किया जाता है? तो सैन्य शक्ति, ठीक है ना, को दिखाने के लिए। आदिकालीन कवियों ने तलवार को किसका प्रतीक माना है? आदिकालीन कवियों ने तलवार को वीरता का प्रतीक माना है कि तलवार यानी वीरता, तलवार वीरता का प्रतीक है।
आगे देखेंगे। रासो साहित्य में दुर्गो मतलब किलो, जो किला, दुर्ग किला जो होते हैं, रासो साहित्य में दुर्गों का वर्णन किस भावना को व्यक्त करने के लिए किया गया है, या कौन सा भावना व्यक्त करता है? सांसारिक सामर्थ्य को व्यक्त करता है। वीर गाथा काव्य में नारी द्वारा वीरों को प्रेरित करने की परंपरा किस आदर्श को दर्शाती है? क्षत्रिय धर्म को दर्शाती है, कि महिलाओं में भी क्षत्रियता धर्म था, वो क्षत्रिय धर्म के लिए जो है पुरुषों को प्रेरित करती थी। आदिकालीन साहित्य में घोड़ों की प्रशंसा क्यों की गई है? युद्ध में उनके महत्व के कारण। घोड़ों की प्रशंसा क्यों की गई है? क्योंकि युद्ध में उनका बहुत महत्व है। रासो काव्य में शत्रु की विशाल सेना का वर्णन किस लिए किया जाता है? रासो काव्य में शत्रु की विशाल सेना का वर्णन नायक की वीरता बढ़ाने के लिए किया गया है। नायक की वीरता बढ़ाने के लिए, ध्यान रखेंगे। रासो काव्य में शत्रु की विशाल सेना का वर्णन किस लिए किया जाता है? तो नायक की वीरता बढ़ाने के लिए। आदिकालीन साहित्य में रणभूमि को किस रूप में चित्रित किया गया है? रणभूमि को गौरव भूमि के रूप में चित्रित किया गया है। ठीक है, मान सम्मान बढ़ता है जब रणभूमि में वीर योद्धा मारा जाता है। गौरव गाथा साहित्य में वीर गति प्राप्त करने वाले नायक की स्मृति कैसे जीवित रखी जाती थी? तो काव्य के माध्यम से उसकी जो है स्मृति, उसकी यादों को जीवित रखा जाता था। जो वीर गति प्राप्त कर लेते थे नायक, उनको जो है काव्य के माध्यम से उनको याद किया जाता था। आदिकालीन साहित्य में सम्मान की रक्षा को किससे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था? जीवन से। जीवन से महत्वपूर्ण उनका आत्मसम्मान, यानी खुद का सम्मान रक्षा। तो सम्मान की रक्षा करना जीवन से बढ़कर था। आदिकालीन समाज में चारणों की सामाजिक भूमि क्या थी? आदिकालीन समाज में चारणों की सामाजिक भूमि वीरता का प्रचार करना था। वीरता का प्रचार करना। भाटों की रचनाओं का मुख्य विषय होता था। भाट जो हैं वो वीरता परक रचनाएं नहीं लिखते थे, बल्कि वो वंश की प्रशस्ति, वंश का गुणगान करते थे। ठीक है ना, जो कोई राजा महाराजा चाहे कोई भी हो, उनकी वंश परंपरा को वर्णित करते थे। आदिकालीन साहित्य में समाज का कौन सा वर्ग सर्वाधिक प्रमुख है? आदिकालीन साहित्य में सबसे प्रमुख वर्ग है शासक वर्ग, जो शासन करता है। राजा महाराजा, बड़े बड़े पूंजीपति लोग, ठीक है, शासक वर्ग। आदिकालीन साहित्य में किसान जीवन का चित्रण सीमित है। क्यों सीमित है? क्योंकि कवि जो है दरबारी दृष्टिकोण के कारण, क्योंकि दरबारी दृष्टिकोण है, केवल दरबार की ओर देखा जाता है। कविता जो है दरबारी कविता होने की वजह से जो है किसान जीवन चित्रित नहीं हो पाया है, या और कोई समाज उससे वंचित रह गया। वीर गाथा कालीन समाज में प्रतिष्ठा का प्रमुख आधार क्या था? वीर गाथा कालीन में प्रतिष्ठा प्राप्त करने का मुख्य आधार था युद्ध कौशल को जानना या सीखना, या युद्ध कौशल में पारंगत होना। ठीक है। आदिकालीन साहित्य में धर्म का संबंध मुख्यतः किससे जुड़ा था? धर्म का संबंध राज सत्ता से जुड़ा था। यही धर्म है, राज करना, राज सत्ता को संभालना, वही धर्म, उसी से देखा जाता था। वीर गाथा काल की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार थी? वीर गाथा काल की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो सामंतवादी थी। कैसी थी? सामंतवादी। आदिकालीन साहित्य में क्षेत्रीय गौरव का भाग क्यों मिलता है? क्षेत्रीय गौरव का भाग, क्योंकि छोटे छोटे राज्य होते थे, इसीलिए क्षेत्रीय गौरव का भाव मिलता है। क्योंकि छोटे छोटे उस समय राज्य हुआ करते थे, तो छोटे छोटे क्षेत्रों में एक छोटे छोटे राजा होते थे, और उन राज्यों का एक छोटा छोटा राज्य होता था, और अपने राज्य को ही वो
बचाने के लिए, अपने राज्य का गौरव करने के लिए, अपने राज्य के गौरव बढ़ाने के लिए, अपने राजा का प्रशंसा करने के लिए, इसीलिए वो एक क्षेत्र में बट गया था, यानी क्षेत्रीय गौरव का भाव मिलता है। ठीक है ना। अब इस समय जो है अब बड़े बड़े क्षेत्र हो गए, यानी पूरा भारत एक हो गया है। उस समय इसमें पता ना कितने छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। वीरगाथा साहित्य में युद्धों को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो वीरगाथा साहित्य में युद्धों को आदर्श संघर्ष के रूप में चित्रित किया गया है, कि वो आदर्श संघर्ष है। आदिकालीन साहित्य में राजा की प्रमुख भूमिका क्या मानी गई है? आदिकालीन साहित्य में राजा की प्रमुख भूमिका रक्षक और विजेता के रूप में मानी गई है। ठीक है, इनकी भूमिका रही है कि रक्षा करना, ठीक है, और विजेता विजय होकर के आना। तो विजेता, तो रक्षक और विजेता। ठीक है, आगे देखिए। आदिकालीन भाषा के विकास में अपभ्रंश की कौन सी विशेषता आगे बढ़ी? लोकाभिमुखता, लोगों की ओर जाने की प्रवृत्ति। आदिकालीन साहित्य में दोहा छंद की लोकप्रियता का कारण क्या था? आदिकालीन साहित्य में दोहा छंद की लोकप्रियता का कारण था उसकी सरलता और प्रभावशीलता। ठीक है ना, वो बहुत प्रभावी था। रासो काव्य में वर्णनात्मकता का उद्देश्य क्या था? घटनाओं को जीवंत बनाना, इसीलिए वर्णन किया जाता था। एकदम घटनाओं को वो जीवंत बना देते थे, आंखों देखा हाल बना देते थे। आदिकालीन साहित्य में अलंकारों का प्रयोग किस प्रकार का है? स्वाभाविक है और ओजपूर्ण है। ओजपूर्ण है। वीरगाथा साहित्य की भाषा में कौन सा गुण सर्वाधिक मिलता है? वीरगाथा साहित्य में भाषा का ओज गुण सबसे अधिक मिलता है। आदिकालीन साहित्य का अध्ययन मध्यकालीन इतिहास के लिए क्यों उपयोगी है? आदिकालीन साहित्य का अध्ययन मध्यकालीन के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि राजनीतिक घटनाओं की जानकारी जो है आदिकाल से ही प्राप्त होती है। ठीक है ना, क्योंकि वो उसकी एक भूमिका है, भूमि है, तैयार की गई है। आदिकाल जो है वो मध्यकाल के लिए एक भूमि तैयार करता है। आदिकालीन साहित्य में कल्पना की प्रधानता का क्या परिणाम हुआ? तो जब कल्पना की जब प्रधानता हुई तो ऐतिहासिकता समाप्त होने लगी, ऐतिहासिकता की प्रामाणिकता कम हो गई। जैसे कल्पना की प्रधानता हुई, बढ़ी, ऐतिहासिकता कम हो गई। वीरगाथा साहित्य में यथार्थ और कल्पना का मिश्रण किस उद्देश्य से किया जाता था? तो यथार्थ और कल्पना को इसलिए मिलाया जाता था ताकि नायक को महिमा मंडित करने हेतु, नायक का महिमा मंडित करने हेतु, उसको बढ़ा चढ़ा के वर्णन करने हेतु। आदिकालीन साहित्य में जन चेतना का स्वर किस रूप में दिखाई देता है? तो आदिकालीन साहित्य में जन चेतना का स्वर जो है वीरता के आदर्श में ही दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि वीरता का आदर्श ही सब कुछ था। आदिकालीन साहित्य में सामूहिक पहचान का आधार क्या था? तो आदिकालीन साहित्य में सामूहिक पहचान का आधार था वंश और राज्य से पहचान होती थी, किस वंश का है और किस राज्य का है, यही उसकी पहचान थी। सिद्ध साहित्य ने हिंदी साहित्य को कौन सी आलोचनात्मक दृष्टि दी? सिद्ध साहित्य ने हिंदी साहित्य को रूढ़िवादी विरोधी दृष्टि दी। रूढ़ियों के का विरोध करने का ये दृष्टि दे दिया। ठीक है, रूढ़िवाद विरोधी दृष्टि। नाथ साहित्य ने हिंदी साहित्य में किस प्रवृत्ति को सुदृढ़ किया? साधना प्रधान प्रवृत्ति। ठीक है ना, योग साधना प्रवृत्ति आई। जैन साहित्य ने हिंदी कथात्मक साहित्य को कौन सा आधार प्रदान किया? ये चरित्र काव्य परंपरा हिंदी साहित्य को दी है। ठीक है ना, चरित्र काव्य परंपरा, क्योंकि ये चरित्र काव्य सबसे ज्यादा लिखे हैं जैन साहित्यकारों ने। वीरगाथा साहित्य ने हिंदी काव्य को कौन सा प्रमुख गुण दिया?
ओजस्विता दिया। क्या दिया है? ओजस्विता दिया है वीरगाथा साहित्य ने। आदिकालीन साहित्य की सबसे बड़ी सीमा क्या मानी जाती है? तो आदिकालीन साहित्य की सबसे बड़ी जो सीमा मानी जाती है वो मानी जाती है जनजीवन का अभाव। उसमें जनजीवन का अभाव रहा है, जनजीवन को चित्रित नहीं किया गया है, नहीं दिखाया गया है। आदिकालीन साहित्य की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है? तो आदिकालीन साहित्य की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है हिंदी साहित्य की आधारशिला रखना। आदिकालीन साहित्य ने हिंदी साहित्य का आधार तैयार किया है, आधार भूमि तैयार की है। ठीक है, तो आधारशिला रखना। आगे देखिए, आदिकाल के साहित्य में कौन सा मूल्य बार बार प्रतिपादित होता है? तो आदिकाल के साहित्य में स्वाभिमान बार बार प्रतिपादित होता है, हर बात में स्वाभिमान। ठीक है ना। आदिकालीन साहित्य में आदर्श नायक की पहचान क्या है? वीरता और वचन पालन। वीरता और जो वचन दे दिया उसका पालन करना, यही आदर्श नायक की पहचान है। आदर्श नायक की पहचान क्या है? कि वो वीर होगा और वचन का पालन करेगा। आदिकालीन साहित्य में यश की अवधारणा किससे जुड़ी है? यश अमरत्व से। ध्यान रखेंगे, अमरत्व से जुड़ा है। वीर गाथा साहित्य का सांस्कृतिक महत्व क्या है? वीर गाथा साहित्य का सांस्कृतिक महत्व है राजपूत संस्कृति का संरक्षण करना। ठीक है ना। सिद्ध साहित्य का ऐतिहासिक महत्व क्या है? भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करना। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करना सिद्धनाथ साहित्य का ऐतिहासिक महत्व है कि इन्होंने जो है भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। सिद्धनाथ पूछा जाएगा सिद्धनाथ साहित्य का ऐतिहासिक महत्व किस दृष्टि से आप देखते हैं, तो भक्ति आंदोलन को इसने एक पृष्ठभूमि का काम किया। ठीक है। जैन साहित्य का सांस्कृतिक महत्व क्या है? सांस्कृतिक महत्व पूछा है तो नैतिक मूल्यों का प्रसार। सांस्कृतिक महत्व यही है कि नैतिक मूल्यों का प्रसार करना। ठीक है ना। और अपने धर्म का भी प्रचार किया। आदिकालीन साहित्य हिंदी की किन धाराओं का प्रारंभिक स्रोत है? आदिकालीन साहित्य हिंदी की किन धाराओं का प्रारंभिक स्रोत है? तो वीर संत और कथात्मक धाराओं का। ठीक है, कथात्मक धाराओं का ये प्रारंभिक स्रोत है। आदिकालीन हिंदी साहित्य की किस विशेषता का प्रारंभिक रूप प्रस्तुत करता है? बहुधारात्मकता का। बहुधारा आदिकालीन हिंदी साहित्य की किस विशेषता का प्रारंभिक रूप प्रस्तुत करता है? तो बहुत सारी धाराओं का, एक एक के लिए नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना। बहुधारात्मकता का। हिंदी साहित्य का आदिकाल भाषा, संस्कृति, धर्म और वीरता के प्रारंभिक विकास का महत्वपूर्ण युग माना जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की समय सीमा लगभग किस अवधि तक मानी है? तो संवत 1050 से 1375 ईस्वी विक्रमी तक माना है। आदिकालीन साहित्य के संबंध में अपभ्रंश बहुलता का क्या अर्थ है? भाषा में अपभ्रंश तत्वों की प्रधानता ज्यादा है। अपभ्रंश बाहुलता का मतलब है अपभ्रंश का ज्यादा प्रयोग है। वीरगाथा साहित्य का मूल प्रेरक तत्व क्या था? वीरगाथा साहित्य का मूल प्रेरक तत्व था युद्धशील जीवन। युद्धशील जीवन। आदिकालीन कवियों के लिए कीर्तिगान का क्या महत्व था? साहित्य सृजन का प्रमुख उद्देश्य। साहित्य सृजन का प्रमुख उद्देश्य कीर्तिगान था। ठीक है ना। कीर्तिगान था। साहित्य सृजन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? कीर्तिगान करना। रासो साहित्य में नायक की विजय को किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है? असाधारण उपलब्धि के रूप में। कि असाधारण उपलब्धि थी, इसको इन्होंने प्राप्त किया। आदिकालीन साहित्य में सामंतों का चित्रण किस रूप में मिलता है? वीर संरक्षक के रूप में मिलता है। वीर संरक्षकों के रूप में मिलता है।
वीर गाथा कालीन रचनाओं का संरक्षण मुख्यतः किसके द्वारा हुआ? वीर गाथा कालीन रचनाओं का संरक्षण मुख्यतः देखा जाए तो चारणों और भाटों के द्वारा हुआ। चारणों और भाटों के द्वारा हुआ इसका संरक्षण। आदिकालीन साहित्य में युद्ध के पूर्व की तैयारी का वर्णन किस लिए किया जाता था? उत्साह वर्धन के लिए किया जाता था। ठीक है ना, कि तैयारी बड़ी अच्छी है, मतलब खूब हाथी है, खूब घोड़े हैं, आसानी से दुश्मनों को उखाड़ फेंकेंगे, तो ये उत्साह वर्धन के लिए किया जाता था। आगे है, रासो काव्य में युद्ध भूमि के वर्णन का प्रमुख गुण क्या है? रासो काव्य में युद्ध भूमि के वर्णन का प्रमुख गुण है चित्रात्मकता। वो ऐसे प्रस्तुत करते थे जैसे मानो चित्र सामने रख दिए हों। आदिकालीन वीर काव्य में सम्मान की रक्षा को किससे जोड़ा जाता था? तो सम्मान की रक्षा को क्षत्रिय धर्म से जोड़ा जाता था। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर था। सोमेश्वर। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या माना जाता है? पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कर्पूरी देवी बताया गया है। पृथ्वीराज रासो में कन्नौज के राजा जयचंद का संबंध पृथ्वीराज रासो से पृथ्वीराज से किस रूप में था? प्रतिद्वंदी के रूप में था। ठीक है, जयचंद जो है पृथ्वीराज का प्रतिद्वंदी था। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को किस गुण के कारण महान बताया है? तो अदम्य साहस के कारण। अदम्य साहस। चंद्रबरदाई जो लेखक हैं वो पृथ्वीराज को किस गुण के कारण महान बताया है? अदम्य साहस के कारण। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज का अंतिम पराक्रम किस घटना से जुड़ा है? शब्द भेदी बाण प्रसंग से जुड़ा है। शब्द भेदी बाण अंतिम है ये। विशलदेव रासो में राजमती किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? मालवा से। मालवा की वो थी राजमती। नरपति नाल की रचना में कौन सा रस प्रमुख रूप से मिलता है? नरपति नाल की रचना में वीर रस मिलता है। आलखंड में आल्हा किसका पुत्र माना जाता है? आलखंड में आल्हा जो है दशराज का पुत्र बताया गया है। ठीक है, दशराज का। उदल का चरित्र किस गुण के लिए प्रसिद्ध है? अद्वितीय वीरता के लिए। अद्वितीय वीरता के लिए। आल्हा उदल की कथाएं किस लोक परंपरा में जीवित हैं? लोक गायन परंपरा में जीवित हैं। हमीर रासों में हमीर के संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? हमीर रासों में हमीर के संघर्ष का मुख्य कारण था स्वाधीनता की रक्षा। स्वाधीनता की रक्षा। खुमार रासों में राजपूती गौरव का कौन सा पक्ष उभरता है? आत्मसम्मान। ये ध्यान दीजिएगा, ये गौरव की बात है, आत्मसम्मान। वीरगाथा साहित्य में युद्ध के घोड़ों को किस विशेषता से जोड़ा गया है? तीव्र गति से। रासो साहित्य में सेनाओं का वर्णन किस शैली में मिलता है? अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में मिलता है। सेनाओं का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में। वीरगाथा काव्य में विजय का श्रेय मुख्यतः किसे दिया जाता है? विजय का श्रेय जो है नायक को ही मिलता है। जो राजा होता है, जो नायक होता है, उसी को, बाकी जो सैनिक होते हैं उनका श्रेय नहीं दिया जाता है। आगे देखें, सिद्ध साहित्य में चर्या पद किस प्रकार की रचनाएं हैं? चर्या पद साधना संबंधी गीत हैं। चर्या पद क्या है? साधना संबंधी गीत है जो अनुष्ठानों पर गाए जाते हैं। सिद्ध साहित्य का सबसे प्राचीन स्वरूप किस भाषा में मिलता है? अपभ्रंश मिश्रित भाषा में मिलता है। सरहप्पा के साहित्य का केंद्रीय विषय क्या है? सहज साधना इनका केंद्रीय विषय है। सिद्ध कवियों ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसे अनिवार्य माना? गुरु को। ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनिवार्य माना है, आवश्यक माना है गुरु को। सिद्ध साहित्य में मुक्ति का मार्ग किसके माध्यम से बताया गया है? तो सिद्ध साहित्य में मुक्ति का मार्ग ये था कि आत्मानुभूति करिए, आत्मा अनुभूति से ही
आपको जो है मुक्ति मिलेगी। सिद्ध कवियों ने जाति व्यवस्था के प्रति क्या दृष्टिकोण रखा है? तो विरोध भाव रखा है। सिद्ध साहित्य में बाह्य पूजा का विरोध किस कारण किया गया है? आंतरिक साधना को श्रेष्ठ मानते थे वे लोग, और आंतरिक साधना को श्रेष्ठ मानने के कारण वो बाहर का दिखावा, पूजा पाठ वगैरह, इन सब का विरोध करते थे। सिद्ध कवियों की रचनाओं में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग मिलता है? तो सिद्ध कवियों की रचनाओं में सांकेतिक भाषा का प्रयोग मिलता है, इसीलिए इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा गया। सिद्ध साहित्य का भक्ति आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा है? सिद्ध साहित्य का भक्ति आंदोलन पर प्रभाव ये पड़ा है कि निर्गुण भक्ति की पृष्ठभूमि तैयार हो गई है। ठीक है ना, सिद्ध साहित्य को निर्गुण भक्ति की पृष्ठभूमि के रूप में देखा जाता है। सिद्ध कवियों ने धार्मिक पाखंड पर किस माध्यम से प्रहार किया है? सिद्ध कवियों ने धार्मिक पाखंड पर व्यंग और उपदेश द्वारा प्रहार किया है। व्यंग करके प्रहार किया है, उपदेश दे करके प्रहार किया है। गोरखनाथ की शिक्षाओं में मन को क्या माना गया है? मन को साधना का केंद्र माना गया है। अगर मन केंद्रित हो गया तो फिर समझिए आप सब कुछ प्राप्त कर लिए, मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे। नाथ साहित्य में नाथ पंथ के अनुसार सच्चा ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है? आत्मचिंतन से। आत्मचिंतन से सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। गोरखनाथ ने योग को किसका साधन माना है? आत्मबोध का। योग को किसका साधन माना है? आत्मबोध किससे होगा? योग के माध्यम से होगा। योग इनका साधन है आत्मबोध कराने का। नाथ साहित्य में गुरु का स्थान किस रूप में है? मार्गदर्शक के रूप में है। गुरु मार्ग का दर्शन कराता है। नाथ साहित्य में हठयोग का उद्देश्य क्या है? मन और शरीर पर नियंत्रण करना। ठीक है, हठयोग का उद्देश्य है मन और शरीर पर कंट्रोल। नाथ संप्रदाय ने किस प्रकार की भक्ति को महत्व दिया है? आंतरिक भक्ति को महत्व दिया है। ठीक है, चाहे नाथ हो चाहे सिद्ध हो, आंतरिक भक्ति पर। गोरखनाथ की बाणी में कौन सा भाव प्रमुख है? गोरखनाथ की बाणी में वैराग्य भाव प्रमुख है। वैराग्य का भाव प्रमुख है। और आगे देखें, नाथ साहित्य में संसार को किस रूप में देखा गया है? नाथ साहित्य में संसार को माया के रूप में देखा गया है कि संसार एक माया है। नाथ कवियों ने लोक भाषा का प्रयोग क्यों किया है? ताकि उनकी बात जन सामान्य तक पहुंच जाए। ठीक है ना, जन सामान्य तक पहुंचने के लिए उन्होंने लोक भाषा का प्रयोग किया है। नाथ साहित्य की प्रमुख देन क्या है? नाथ साहित्य का प्रमुख देन है योग साधना की परंपरा। स्वयंभू की पौमचर्यू में लक्ष्मण का चरित्र किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? आदर्श अनुज के रूप में। आदर्श अनुज, राम का आदर्श भाई, छोटा भाई के रूप में। जैन साहित्य में राम कथा का पुनर्लेखन किस उद्देश्य से किया गया है? जैन सिद्धांतों के प्रचार के लिए जो है राम कथा का पुनः लेखन किया गया है। ठीक है, और अपने हिसाब से उन्होंने लिखा है। तो जैन सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए राम कथा को उन्होंने आधार बनाया है। पुष्पदंत की भाषा में कौन सा प्रमुख गुण मिलता है? प्रवाहमयता। प्रवाहमयता मिलता है। जैन कवियों ने चरित्र निर्माण पर विशेष बल क्यों दिया? नैतिक शिक्षा हेतु। नैतिक शिक्षा देने के लिए चरित्र का निर्माण किया। जैन साहित्य में संसार त्याग की भावना किससे प्रेरित है? संसार त्याग की भावना मोक्ष सिद्धांत, उनका लालसा थी सभी का मोक्ष प्राप्त कर ले, मोक्ष प्राप्त कर ले। तो मोक्ष प्राप्त करने का जो सिद्धांत है वही संसार त्याग की भावना है। जैन साहित्य में कौन सा नैतिक मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो जैन साहित्य में अहिंसा वाला जो नैतिक मूल्य है ये सबसे ज्यादा प्रभावी है।
ठीक है, और महत्वपूर्ण है। जैन कवियों ने धार्मिक शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत किया है? जैन कवियों ने धार्मिक शिक्षा को कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया है। जैन साहित्य में संयम को क्या माना गया है? आत्म कल्याण का मार्ग। संयम रखिए, ठीक है ना, संयम रखिए, आत्म कल्याण का मार्ग खुलेगा। जैन ग्रंथों में चरित्र नायकों की विशेषता क्या होती है? आदर्श आचरण। जो चरित्र नायक हो, जिसका वर्णन किया जाता है, वो आदर्श आचरण वाला व्यक्ति होता है, ठीक है ना। जैन साहित्य का हिंदी कथा साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा? चरित्र प्रधान कथाओं की परंपरा विकसित हो गई। ये हिंदी साहित्य में इसका प्रभाव यही पड़ा कि जैन साहित्य के देखा देखी चरित्र प्रधान कथा जो है हिंदी साहित्य में लिखे जाने लगे। आदिकालीन साहित्य में युद्ध के नगाड़ों का वर्णन किसका प्रतीक है? युद्ध उत्साह का प्रतीक है, युद्ध का नगाड़ा बजाना। वीर गाथा काव्य में ध्वज का क्या महत्व है? वीर गाथा काव्य में ध्वज का महत्व है राज्य गौरव का प्रतीक, ठीक है। इसीलिए जो है वो झंडा जिसका फहरता था वो अपने वो राज्य का गौरव समझा जाता था। आदिकालीन रचनाओं में रणचंडी का उल्लेख किस लिए किया गया है? वीरता को जगाने के लिए। रणचंडी का उल्लेख इसलिए किया गया है कि वीरता को जगाया जाए। वीरगाथा साहित्य में सेना की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर क्यों बताया गया है? नायक की महत्ता को बढ़ाने के लिए बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया है कि विरोधी सेना में ऐसे ऐसे योद्धा थे और सबको मार करके जो है हमारा नायक, तो उसी के लिए दिखाया जाता है। जैसे आप फिल्म में देखते हैं कि गुंडा को जो एकदम दिखाया जाता है, एकदम पावरफुल दिखाया जाता है और हीरो उसको मार देता है, ठीक है। आदिकालीन कवियों ने दुर्ग को किस रूप में चित्रित किया? अजेय शक्ति के रूप में, कि दुर्ग को जीतना मुश्किल है। वीरगाथा साहित्य में वचन पालन का सर्वोत्तम उदाहरण किस गुण से जुड़ा है? क्षत्रिय मर्यादा से। वचन पालन करना यानी क्षत्रिय मर्यादा है। आदिकालीन साहित्य में युद्ध को किस प्रकार की परीक्षा माना गया है? वीरता की परीक्षा। अगर तुम वीर हो तो युद्ध करके दिखाओ, वही वीरता की परीक्षा है। रासो साहित्य में रणभूमि का वातावरण कैसा चित्रित किया गया है? तो रोमांचकारी चित्रित किया गया है। आदिकालीन साहित्य में तलवार की चमक का वर्णन किस उद्देश्य से किया गया? ओज उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, ओज उत्पन्न करने के लिए। वीरगाथा साहित्य में वीरों की मृत्यु को किस रूप में देखा गया? अमरता के रूप में, अमरता के रूप में। आदिकालीन समाज में चारणों को विशेष सम्मान क्यों प्राप्त था? ये यश गायक थे, इसीलिए ये उनके बढ़ा चढ़ा के उनको दिखाते थे, ठीक है ना, बड़ा बताते थे। भाटों द्वारा वंशावली का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण था? राजवंश की प्रतिष्ठा के लिए, ताकि उनकी राजवंश को दिखाया जा सके, प्रतिष्ठित किया जा सके। आदिकालीन समाज में राजा की प्रतिष्ठा का प्रमुख आधार था सैन्य शक्ति। जिसकी जितने ज्यादा सैन्य शक्ति रही वो उतना मजबूत था। सामंतवादी व्यवस्था में साहित्य का केंद्र कौन था? शासक वर्ग था। ये एक बार फिर प्रश्न आ गया। सामंतवादी व्यवस्था में साहित्य का केंद्र शासक वर्ग थे, जनता नहीं थी। आदिकालीन साहित्य में सामान्य जनता की उपस्थिति सीमित क्यों है? क्योंकि आदिकाल में जो कवि थे उनका दरबारी दृष्टिकोण था, वो दरबार की ओर खाली देखते थे, ठीक है। धन उगाही था, धन कमाना, ठीक है, राजा का बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना, जनता की ओर उनका ध्यान नहीं था। वीरगाथा कालीन समाज में युद्ध को किस रूप में देखा जाता है? गौरवपूर्ण कर्तव्य के रूप में। आदिकालीन साहित्य में स्त्रियों का एक महत्वपूर्ण रूप कौन सा है? वीर माता का, ठीक है ना। आदिकालीन साहित्य में स्त्रियों का एक महत्वपूर्ण रूप है वीर माता का।
वीरगाथा काव्य में विवाह प्रसंगों का उद्देश्य क्या था? नायक की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए विवाह प्रसंग भी दिखाया गया है। आदिकालीन साहित्य में कुल गौरव यानी वंश का गौरव का संबंध किससे जोड़ा जाता था? पूर्वजों की वीरता से। ये दिखाता था कि उनके पूर्वज भी योद्धा थे, वीर थे। वीरगाथा साहित्य में राज्य विस्तार को किस रूप में चित्रित किया गया है? वीरता की उपलब्धि के रूप में। अगर जिनका ज्यादा राज्य विस्तारित है, इसका मतलब कि वो ज्यादा वीर है। आदिकालीन भाषा में लोक भाषाओं का समावेश किस प्रक्रिया का संकेत है? हिंदी के विकास का। ठीक है, हिंदी के विकास का। आगे देखते हैं। रासो साहित्य की भाषा में डिंगल का महत्व क्या है? डिंगल जो है वीर वर्णनों के लिए उपयुक्त भाषा है। ठीक है, डिंगल का महत्व इसलिए है क्योंकि वीरता पूर्वक वर्णन के लिए यही भाषा आ, वो थी, उत्तरदायी थी। मतलब डिंगल भाषा ही महत्वपूर्ण थी या उपयुक्त थी कह सकते हैं। आदिकालीन काव्य में दोहा छंद की लोकप्रियता का एक कारण क्या था? स्मरणीयता। स्मरणीयता। आदिकालीन काव्य में दोहा छंद की लोकप्रियता का कारण था आसानी से स्मरण हो जाना। वीरगाथा साहित्य में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किस लिए किया जाता था? ओज को बढ़ाने के लिए। ठीक है ना। आदिकालीन साहित्य में वर्णनात्मक शैली का महत्व क्या है? घटनाओं को सजीव बनाना, इसीलिए वर्णनात्मक शैली का महत्व है। वीरगाथा साहित्य के अध्ययन से किस सामाजिक वर्ग की मानसिकता का ज्ञान होता है? सामंत वर्ग की। सामंत वर्ग की। वीरगाथा साहित्य जब आप पढ़ेंगे तो इसमें जो है सामंत वर्ग के समाज का मानसिकता का पता चलेगा। आदिकालीन साहित्य में कल्पना की प्रधानता का एक लाभ क्या है? तो आदिकालीन साहित्य में कल्पना की प्रधानता का एक लाभ है, एक लाभ ये है कि काव्यात्मक प्रभाव बढ़ता है। काव्यात्मक प्रभाव बढ़ता है। वीर गाथा काव्य का इतिहास लेखन में उपयोग किस सावधानी से करना चाहिए? तथ्य जांच के साथ। जो भी तथ्य लिखे उसकी जांच कर लें। आदिकालीन साहित्य में लोक स्मृति का क्या महत्व है? कथाओं के संरक्षण में लोग याद कर लेते थे। रासो साहित्य की प्रामाणिकता पर विवाद का मुख्य कारण क्या है? विभिन्न पाठ रूप। आदिकालीन साहित्य में राजनीतिक चेतना किस रूप में व्यक्त हुई है? राज्य भक्ति के रूप में। राज्य की भक्ति के रूप में। वीरगाथा साहित्य में राष्ट्रीयता का प्रारंभिक रूप क्या माना जा सकता है? क्षेत्रीय स्वाभिमान। उसी को आप राष्ट्र मान सकते हैं, छोटे छोटे क्षेत्र को। सिद्ध साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही है? अनुभव की प्रामाणिकता। नाथ साहित्य का मुख्य योगदान क्या है? योगवादी चिंतन का प्रसार। जैन साहित्य का प्रमुख योगदान क्या है? तो जैन साहित्य का प्रमुख योगदान है नैतिक आदर्श की स्थापना करना और धर्म का प्रचार करना और नैतिक आदर्शों की स्थापना करना। आदिकालीन साहित्य में धर्म का स्वरूप कैसा है? आचार प्रधान है। वीर गाथा काल की साहित्यिक चेतना का मूल आधार क्या है? वीर आदर्श है। आदिकालीन साहित्य में शौर्य और प्रेम का समन्वय किस ग्रंथ में विशेष रूप से मिलता है? पृथ्वीराज रासो में मिलता है। आदिकालीन साहित्य में शौर्य और प्रेम का समन्वय जो है वो देखा जाए तो पृथ्वीराज रासो में मिलता है। और देखते हैं 400 कर दिया जाए। सिद्ध और नाथ साहित्य में कौन सा साझा तत्व मिलता है? आंतरिक साधना। जैन और सिद्ध साहित्य में कौन सी समानता है? तो जैन और सिद्ध में समानता यह है कि दोनों कर्मकांड का विरोध करते हैं। आदिकालीन साहित्य
ने हिंदी भाषा को क्या प्रदान किया है? तो आदिकालीन साहित्य जो है हिंदी भाषा को प्रारंभिक साहित्य का स्वरूप तैयार करके दिया है। आदिकालीन साहित्य भारतीय संस्कृति के किस पक्ष को सुरक्षित रखता है? वीर परंपरा को सुरक्षित रखा है आदिकाल साहित्य। आदिकाल हिंदी साहित्य के के विकास की किस अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है? प्रारंभिक अवस्था का। ये हिंदी साहित्य का प्रारंभिक अवस्था है आदिकाल। आदिकालीन साहित्य में ओज, उत्साह और स्वाभिमान का समन्वय उसकी कौन सी विशेषता है? वीर चेतना की विशेषता है। और अंतिम प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल भाषा विकास, वीरता, साधना और सांस्कृतिक परंपराओं का आधारभूत युग माना जाता है। ये बात सही है। तो चलिए अब इतना ही रहने देते हैं। आप लोगों को यदि हमारे बैच से जुड़ना है तो आप जो है ऊपर दिए गए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से। ठीक है, और जुड़ जाएंगे। या तो प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स एकेडमी डाउनलोड करेंगे। ठीक है, हिंदी टीचर्स एकेडमी डाउनलोड करेंगे तो हिंदी टीचर्स एकेडमी उमेश सर डाउनलोड करेंगे और वहाँ से विजेता बैच में ज्वाइन हो जाएंगे। किस बैच में? विजेता बैच। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को जुड़े रहने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।